हेलो एवरीवन, दिस इज रामिया एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में नेक्स्ट सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर आज प्रोसीड करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे ईजी में रिलेशन, यानी कि हुक्स लॉ जो पढ़ा था उसमें स्थिरांक आया था, यानी कांस्टेंट आया था, यानी इलास्टिक कांस्टेंट आया था ईजी तथा के, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीएन मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थर्ड था के यानी बल्क मॉडुलस। उसको उसमें आज क्या देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं कि किस प्रकार रिलेशन स्थापित करते हैं। E इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू करके ऐसे रिलेशन बताए थे ईजी तथा के में, तो उनको कैसे स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो अब देख लेते हैं ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ईजी एंड के। रिलेशनशिप यानी संबंध बिटवीन EG एंड के, यानी ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नेक्स्ट था एंड के यानी बल्क मॉडुलस। E होता है रिलेशनशिप बिटवीन, यानी संबंध। E मींस यंग मापांक, स्थिरांक, दूसरा है कर्तन मापांक, नेक्स्ट है आयतन मापांक यानी बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं E क्या होता है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, E के बारे में क्या देखा था, ये कैसे आता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं ई। ठीक है, तो ई इक्वल टू हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन को प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग मापांक को ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो बता ही दिया था पहले। और यहाँ पर शियर स्ट्रेस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या बल्क शियर मॉडुलस, इसको कैसे डिनोट करते हैं। जी इक्वल टू क्या बताया था, जी इक्वल टू बताया था शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, टाउ अपॉन फाई, यानी टाउ होता है शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल, फाई होता है शियर स्ट्रेन यानी कर्तन विकृति। नेक्स्ट बताता है बल्क मॉडुलस। के को कैसे डिनोट किया था, के को बल्क मॉडुलस यानी आयतन विकृति, आयतन विकृति कांस्टेंट, सॉरी आयतन कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस यानी आयतन स्थिरांक, इसको डिनोट करते हैं स्ट्रेस यानी डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या ऐसे डिनोट करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि आयतन चेंज अपॉन ओरिजिनल आयतन। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल आयतन। ठीक, तो ये हो गया बल्क मॉडुलस। ठीक, ये हो गया बल्क मॉडुलस। ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग मापांक। ठीक है, तो इन्हें डायरेक्ट बता दिया था। अब इनमें हम क्या करने वाले हैं, इनमें रिलेशन स्थापित करने वाले हैं। ईजी तथा के में क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप इसमें ज्ञात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर देख लेते हैं ईजी तथा के में रिलेशन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे रख कर देते हैं, ये तो पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये मान लेते हैं कोई 3D बॉडी एक है जिस पर हम एज्यूम करने वाले हैं कि फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिस पर एज्यूम करने वाले हैं कैसे कि इस पर फोर्स लगने वाला है। कोई एक 3D बॉडी है। ठीक, मान लेते हैं कोई ये बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है जिसे हम ऐसे देखने वाले हैं 3D। ठीक है, तो ये वही रखा है। ठीक है, अब इस पे अगर फोर्स जितना लग रहा है तो इस पे भी उतना ही लग रहा होगा। ठीक है, इस पे जितना लग रहा होगा, टॉप पे लग रहा होगा, तो बॉटम पे भी उतना। साइड से अगर देखें तो ये है। ठीक है, ये व्यू है। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ये हो गया क्या
लेंथ वाइज हो गया, ये विड्थ वाइज हो गया, या बोले तो ये हाइट, अगर इसे एल मान लेते हैं, इसकी लंबाई को एल मान लेते हैं, ठीक है, इसकी लंबाई को एल मान लेते हैं, तो ये देख लेते हैं यही चीज है, ये एल हो गया, ठीक है, एल हो गया। और इसको मान लेते हैं विड्थ बी, यानी इसको मान लिए विड्थ क्या है, बी है, ठीक है, ये विड्थ बी है। तो एल को देख लिए और ये विड्थ बी को देख लिए, ये विड्थ बी है, ठीक है, ये बी को देख लिए। अब ये भी तो है अंदर वाला साइड जो जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे 2D में देख नहीं पा रहे हैं, तो वही ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये, ठीक है। तो इसे क्या मान लेते हैं, एल बी हो गया, ये क्या मान लेते हैं, इसे एच, ठीक है, इसे एच मान लेते हैं कि ये एच है, यानी ये एल हो गया, ये बी हो गया, और ये मान लेते हैं एच है। जो ये एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं ये गया है, और ये वाई डायरेक्शन में, और जो जेड डायरेक्शन वाला है, वो जेड डायरेक्शन वाला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, यानी कि ये, ठीक है। अगर बोर्ड पे बात करें तो ये है, ये जेड डायरेक्शन है, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, यानी तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। ऐसे ये है, ये एक्स है, ये वाई है, और जेड की बात करें तो ऐसे है, ठीक, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को समझ में आया कैसे, ये मान लेते हैं ये एक्स हो गया, ये वाई डायरेक्शन का है, और ये जेड डायरेक्शन का है, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन है जो एच हाइट है, ठीक है। और इस पे आप क्या मानते हैं, इस पे लग रहा है फोर्स, ठीक है, जिस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है फोर्स, मान लेते हैं फोर्स लग रहा है एफ एक्स, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एफ एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मान लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। इस पर लग रहा है, इस पर जो एल बी माने हैं, और इसके ये लग रहा है एक्स के साइड में या एक्स के डायरेक्शन, तो वही इस पर भी तो वही लगेगा, उतना ही फोर्स, यानी कि ये भी क्या होगा, ये होगा एफ एक्स होगा, ठीक, एफ एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर y की बात करें, या अगर इस डायरेक्शन में देखें कि y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर y डायरेक्शन की भी बात करें तो ये y हो जाएगा, जो किस पर लगेगा, इस पोर्शन पे लगेगा, इस पोर्शन पर, ठीक है, इस पोर्शन पर लगेगा, इस पर और इस पर, ये y है इस एरिया पे, ठीक है। z डायरेक्शन की बात करें तो ये वाला डायरेक्शन, ये है एरिया, ये एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर E और G के रिलेशन ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। E G तथा K के बीच में क्या ज्ञात करने वाले हैं, रिलेशन ज्ञात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, ये y हो गया, एफ वाई, यानी यहाँ पर लग रहा है, यानी कि यहाँ भी दिखा दो एफ वाई। जेड का डायरेक्शन मान लेते हैं, ये इसके अपोजिट है, तो ऐसे इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं कि एफ जेड लगा है, ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है। इधर भी यहाँ पर इसके अपोजिट साइड दिख नहीं रहा है, वो उधर जेड डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये ऐसे डिनोट कर देते हैं कि एफ एस जेड, यानी जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर फोर्स लग रहा है तो अगर हम पूछें कि स्ट्रेस बताओ, क्या बताओ, यहाँ पर स्ट्रेस बताओ कि जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यहाँ पर या इस एरिया पे कितना स्ट्रेस होगा, इस एरिया पे कितना स्ट्रेस होगा। तो हम सिग्मा एक्स की बात करें, यानी यहीं पर अगर इस एरिया से हम क्या करें, इस एरिया से एफ एक्स को डिवाइड कर दें, एक्स वाले एरिया से इस एरिया से, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा एक्स यानी स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर एफ वाई देख लें, इस वाले एरिया से इस वाले एरिया को अगर एफ वाई को डिवाइड कर दें इस एरिया से, यानी ये वाई से डिवाइड कर दें, तो क्या बचेगा, ये आएगा यहाँ पर सिग्मा वाई आएगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस यानी प्रतिबल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड डायरेक्शन में जो ये एरिया है इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए को ए जेड से, यानी एरिया ऑफ जेड डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेस हो जाएगा किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में प्रतिबल ज्ञात हो जाएगा हमें यहाँ पर सिग्मा जेड, ठीक है, सिग्मा जेड, क्या चीज, सिग्मा जेड। तो देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे, ठीक, रिलेशनशिप। पहले यहाँ पर स्ट्रेस हमको
पता चल जाए कि एक्स डायरेक्शन में कैसे स्ट्रेस ज्ञात करते हैं, वाई डायरेक्शन में कैसे ज्ञात करते हैं, जेड डायरेक्शन में ज्ञात करते हैं कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, एक डायग्राम ऐसे बना रहेगा और पूछ लेगा फाइंड आउट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन करके किसी भी डायरेक्शन में दे सकता है। एरिया का नहीं दिया रहेगा, केवल डायमेंशन दिया रहेगा। अगर डायमेंशन दिया है यानी कि उसकी बीमा दिया है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, तो हम क्या करेंगे, एरिया तो ज्ञात कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं वैसे ही कि कैसे आएगा यहाँ पर एरिया। तो एरिया यानी अगर हम कहें हैं एरिया एक्स, एरिया इन एक्स डायरेक्शन, पहले तो लिखेंगे यहाँ पर कि दिए गए डायग्राम में या दिए गए चित्र में एल एक्स डायरेक्शन में लंबाई है, बी जो है वाई डायरेक्शन में विड्थ है, जेड जो एच है जो जेड डायरेक्शन में इसकी लंबाई है या हाइट है या विड्थ है जो भी। ठीक है, यानी बीमा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर। और फोर्स उसमें लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ एक्स, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ वाई, जेड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स एफ जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स दिशा में फोर्स कितना है, एफ एक्स दिया है। अगर वही चीज बोले वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना है, ठीक है, वाई दिशा में कितना फोर्स है तो एफ वाई है। और जेड डायरेक्शन में बात करें कि जेड डायरेक्शन में कितना है फोर्स, तो क्या हो जाएगा एफ जेड। ठीक है, एफ जेड। प्रतिबल की बात करें यहीं पर, और एरिया तथा या एंड एरिया कितना मान के चल रहे हैं, एरिया ए एक्स है एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में एफ वाई ए वाई है, एरिया इन वाई डायरेक्शन। जेड में डायरेक्शन में एरिया इन जेड डायरेक्शन कितना है, एरिया यानी क्षेत्रफल जेड डायरेक्शन में ए जेड है। तो ए एक्स ए वाई ए जेड को पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना आता है, ए एक्स ए वाई ए जेड कितना आता है। ठीक है, तो ए एक्स यानी ये एरिया ए एक्स कितना है, इसका एक डायमेंशन देखें तो एच है और दूसरा ये डायमेंशन कितना होगा, बी है। ठीक है, ये डायमेंशन कितना है, बी। तो ए एक्स इक्वल टू होगा बी इंटू एच। अगर ए वाई देखें, एरिया इन वाई डायरेक्शन, यानी वाई डायरेक्शन, इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी दो बीमा देख लेते हैं कितनी होगी। ये बीमा दी है कितनी, एच दी है, यही तो है, ये एच दी है, और ये कितना है, एल है, यानी एच इंटू एल। ए जेड की बात करें, एरिया इन जेड डायरेक्शन में क्षेत्रफल कितना होगा, तो यही तो है, ये जेड डायरेक्शन, ये तो ये इसकी ये और इस लंबाई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू एल, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर बी इंटू एल, एरिया इन वाई डायरेक्शन। अब क्या ज्ञात कर सकते हैं, एरिया मुझे पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया, अब हम स्ट्रेस यानी प्रतिबल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, प्रतिबल हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। नाउ वी कैन फाइंड, या अब हम ज्ञात कर सकते हैं प्रतिबल। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबल या स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस या प्रतिबल या स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स दिशा में प्रतिबल कितना होगा, प्रतिबल कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रतिबल इक्वल टू क्या बताया था, या स्ट्रेस इक्वल टू क्या बताया था फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अपॉन एरिया इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन वाला एरिया जो जहां पर फोर्स लग रहा है कितने क्षेत्रफल में लग रहा है, जो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स, तो एफ वाई की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी, और यहाँ पर एरिया कितना जाएगा, ए एक्स कितना है, बी इंटू एक्स। वाई डायरेक्शन में कितना होगा स्ट्रेस, तो वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लेते हैं, सिग्मा वाई इक्वल टू एफ वाई अपॉन ए वाई। ठीक है, तो एफ वाई कितना होगा, एफ वाई ही है, और ए वाई एरिया इन वाई डायरेक्शन। इस एरिया को कैलकुलेट करके देख लिया कितना है, एच इंटू एल। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, यानी प्रतिबल इन जेड डायरेक्शन में प्रतिबल। तो सिग्मा जेड इक्वल टू होगा एफ जेड अपॉन ए जेड।
एफ जेड अपान ए जेड। तो एफ जेड अपान ए जेड, ए जेड कितनी है वैल्यू ये है। अब ये कैलकुलेट किया है बी इंटू एल या एल इंटू बी। ठीक, तो ये हो गया प्रतिबल यहाँ पर याद करना सीखा, यानी स्ट्रेस इन ये ब्लॉक या इन ये, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस को ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस को अभी नहीं अगर ज्ञात करना हमें आएगा तो फिर आगे इसमें रिलेशनशिप ज्ञात करने वाले हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बाद में ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमको एक डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं ज्ञात करना आएगा तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए ये जरूरी था। ठीक है, ये टॉपिक अगर क्लियर हो गया है तो आगे समझने में इजी होगा। ठीक है, समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो नेक्स्ट आगे इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जहां पर हमको अब ई जी तथा के बीच में क्या करेंगे, रिलेशनशिप या संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। स्ट्रेस मींस होता है प्रतिबल, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रतिबल। तो स्ट्रेस अभी तक हमने देखा कि स्ट्रेस कैसे किसी बॉडी में या किसी ब्लॉक में कैसे स्ट्रेस ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जिस बॉडी पर या जिस एरिया में जिस पिन पर या जिस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी एरिया को क्या करना है, डिवाइड कर देना है उस फोर्स से। ठीक है, उस फोर्स से उसी एरिया से जिस एरिया पे लग रहा है उस एरिया को क्या करना है, डिवाइड कर देना है फोर्स से, वहां का प्रतिबल या स्ट्रेस ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे ई जी तथा के, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस या और एंड शियर मॉडुलस, ठीक है, इन सब में कैसे रिलेशनशिप ज्ञात करते हैं, तो वो अब यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ई जी तथा के, ई जी एंड के, ई जी एंड के। यानी कि ई जी, ई यानी यंग प्रत्यास्थ स्थिरांक, जी यानी कर्तन स्थिरांक, के यानी आयतन स्थिरांक में संबंध। ठीक, आयतन स्थिरांक यानी ई जी के रिलेशन। तो देख लेते हैं, यहाँ कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, या एक बॉडी है 3D बॉडी, इसको 3D में विजुलाइज करके देखेंगे। ठीक है, 3D में विजुलाइज करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर तो जिस पर फोर्स लग रहा है Fx, या डायरेक्ट इसको स्ट्रेस में लिख रहे हैं। हम यहाँ पर स्ट्रेस इसलिए डायरेक्ट स्ट्रेस लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है जो फोर्स लग रहा होगा और इस वाले एरिया से डिवाइड करके लिख लिया है। ठीक है, फोर्स मैसिव स्ट्रेस, ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा वाई और ये है इधर सिग्मा जेड। ठीक है, सिग्मा जेड। प्रतिबल एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर लिखेंगे कि दिए हुए चित्र में प्रतिबल इन एक्स डायरेक्शन दिया है जो सिग्मा एक्स, दूसरा प्रतिबल इन वाई डायरेक्शन दिया गया है सिग्मा वाई, प्रतिबल इन जेड डायरेक्शन सिग्मा जेड। अब हम आगे इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इसको में देख लेते हैं। हमको पता है अगर ये L है, ठीक है, L इसको क्या माना था, B माना था, इसको H। ठीक है, उसी को फिर से मान के कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कैसे ई जी के में रिलेशनशिप हम ज्ञात कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसका जो आयतन है L B इंटू H, आयतन यानी वॉल्यूम की बात करें, इस डायग्राम का वॉल्यूम की बात करें यानी आयतन की बात करें, आयतन की बात करें यानी कैपिटल B की बात करें, तो क्या होगा L B और H, क्या होगा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लिखेंगे दिए गए आयतन में जो स्ट्रेस दिया है इन एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स दिया है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई दिया है, जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड दिया गया है, तथा इसका आयतन है जो एल बी एच है। हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, पार्शियल या पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशियल।
पार्शियल डिफरेंशियल करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेवर भी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एक को करेंगे दूसरे को और अगले पार्ट को, यानी एक करेंगे, एक का डिफरेंशियल करेंगे और अगले पार्ट को रोक लेंगे, फिर दूसरे का करेंगे डिफरेंशियल, तीसरे को, दो पार्ट को रोक लेंगे, ठीक है, यानी डेल्टा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस डेवर बी एल इंटू एच, फिर डेवर एच एल इंटू बी। तो यहाँ पर डेवर यानी इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं बी का, और एल का कर रहे हैं तो बी एच को रोक लिए, प्लस बी का कर रहे हैं तो एल एच को रोक लिए, फिर एच का कर रहे हैं तो बी और एल को रोक लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, आयतन से हम सबको डिवाइड कर देंगे, सभी को आयतन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड यानी भाग दे देंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई एल बी एच या बाई वॉल्यूम, यानी आयतन से डिवाइड करने वाले हैं, आयतन V इक्वल टू क्या होता है, एल बी एच यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, डेवर बी अपान बी इक्वल टू डेवर एल, फिर क्या है बी इंटू एच अपान V। तो V की जगह पर लिख सकते हैं एल बी एच, क्या लिख सकते हैं, एल बी एच लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस डेवर बी, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे यानी आयतन से, तो आयतन को कैसे लिख सकते हैं, एल बी और एच लिख सकते हैं, प्लस डेवर एच इंटू एल इंटू बी। किससे डिवाइड करेंगे, आयतन से डिवाइड करने वाले हैं तो v से डिवाइड लिखें या एल बी एच लिखें, यहाँ पर एल बी एच, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कटने वाले टर्म हम हैं कट कर देते हैं, b और h यहाँ से कट गया तो b और h कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यहाँ पर l और h कैंसिल आउट हो गया तो l और h कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर l और b कैंसिल आउट हो रहा है तो l और b को कैंसिल आउट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से टर्म बचे उन्हें लिख लेते हैं, डेवर बी अपान बी प्लस ये इक्वल टू डेवर एल अपान एल प्लस डेवर बी अपान बी प्लस डेवर एच अपान एच। इसका मतलब है कि आयतन में परिवर्तन है डेवर बी, यानी आयतन में परिवर्तन अपान ओरिजिनल आयतन, लंबाई में परिवर्तन अपान टोटल लंबाई, और ये है बी यानी विड्थ में परिवर्तन अपान प्रारंभिक विड्थ। नेक्स्ट है हाइट में परिवर्तन अपान ओरिजिनल हाइट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आयतन में विकृति, यानी क्या बोला है, आयतन में विकृति मींस होता है चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। तो वही चीज चेंज इन डायमेंशन, आयतन में कमी या परिवर्तन हुआ है और उसका ओरिजिनल आयतन, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं एल या लिखते हैं बी और एच, यानी कि आयतन में परिवर्तन इक्वल टू क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन, विड्थ में परिवर्तन और हाइट में परिवर्तन, ठीक है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर विड्थ में भी होगा और हाइट में भी होगा, यानी बी में भी होगा परिवर्तन और एच में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ लिख दिए एल बी एच, ठीक है। तीनों यहाँ पर लिख दिए, आयतन में परिवर्तन इक्वल टू क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन प्लस चौड़ाई में परिवर्तन प्लस गहराई में परिवर्तन, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अभी तक यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि वॉल्यूमेट्रिक की स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात किया अभी तक, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आयतन में परिवर्तन, लंबाई में प्लस चौड़ाई में प्लस ऊंचाई में, ठीक है, एलबीएच में।
इसी चीज को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं विकृति अगर x डायरेक्शन में है या l डायरेक्शन में है तो b और h में क्या परिवर्तन होगा। अगर मान लो फोर्स लग रहा है y डायरेक्शन में तो x और z डायरेक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बोले z डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स तो z डायरेक्शन के फोर्स की वजह से y और x में क्या परिवर्तन होगा या क्या चेंजमेंट होगा, क्या उसमें विकृति आएगी, उसको देखने वाले यहाँ पर। अगर ये सेम चीज यहाँ पर है, x को मान लेते हैं कि ये x लिखा है, ये y लिखा है या z या l b h में रहने दें, कोई इशू नहीं, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। इसे x y z भी लिख सकते हैं या l b h ही रहने दें, ठीक है। अगर x y z लिखना हो तो x डायरेक्शन में परिवर्तन, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं x, यानी कि x डायरेक्शन को देख रहे हैं। सेकंड चीज यहाँ पर लिख सकते हैं y डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं z डायरेक्शन, ठीक, z डायरेक्शन में परिवर्तन या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं l b h की जगह पर x y z में लिख सकते हैं, ठीक है। जो लंबाई है वो x डायरेक्शन में है, जो चौड़ाई है y डायरेक्शन में, और जो गहराई है z डायरेक्शन में, ठीक है। अगर l b h रहने देंगे तो भी कोई इशू नहीं, l x y और z, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, x डायरेक्शन में स्ट्रेन ज्ञात करेंगे, यानी विकृति x डायरेक्शन पर विकृति इन x डायरेक्शन, यानी x डायरेक्शन में या x दिशा में विकृति देखने वाले हैं। तो x दिशा में विकृति कितनी होगी, x डायरेक्शन को देख रहे हैं, यानी y और z वाले फोर्स को क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अभी x डायरेक्शन में केवल देख रहे हैं, x डायरेक्शन की वजह से कितना विकृति हुआ y और z में भी, ठीक है। तो x डायरेक्शन की वजह से देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और यहाँ पर ये जानते हैं कि जब x डायरेक्शन की लंबाई y और z को ना देखें अभी, ठीक है, x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर अभी x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सिग्मा x की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब सिग्मा x डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यानी तनन फोर्स लग रहा है, तो तनन हमेशा फोर्स पॉजिटिव लेके चलते हैं, कंप्रेशन को निगेटिव लेके चलते हैं। यानी अगर तनन फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। कंप्रेसिव फोर्स या संपीड़न फोर्स लग रहा है या संपीड़न प्रतिबल लग रहा है तो उसे निगेटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ तो y और डायरेक्शन में क्या होता है, घटेगा। यानी x डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, जैसे इसकी बात करें, अगर इसको खींच रहे हैं तो ठीक है, ये इसकी लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन चौड़ाई और गहराई क्या होगी, कमी होगी। चौड़ाई और गहराई में क्या होगा, कमी होगा। तो इसलिए चौड़ाई और गहराई में क्या लिखेंगे आप, निगेटिव में, यानी x डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो y और z हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। तो y डायरेक्शन में कमी माइनस z डायरेक्शन में कमी, ठीक है, यानी z डायरेक्शन में विकृति, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विकृति को ज्ञात करने के लिए हमको पॉइजन रेशियो से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x डायरेक्शन में हमें विकृति मिल गई, ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन में z डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर केवल x डायरेक्शन देख रहे थे, अब y डायरेक्शन में देख लेते हैं विकृति कितनी होगी, यानी विकृति यानी स्ट्रेन। तो y डायरेक्शन में सेम y डायरेक्शन में लिखेंगे सिग्मा y अपॉन e माइनस पॉइजन रेशियो म्यू सिग्मा z अपॉन e माइनस सिग्मा x अपॉन e, सिग्मा x अपॉन e, यानी x y ज्ञात कर लिया, अभी एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y ज्ञात कर लिया, एप्सिलॉन z ज्ञात कर लेते हैं, यानी विकृति इन z डायरेक्शन, यानी स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। तो लिखेंगे सिग्मा z अपॉन e माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन e माइनस सिग्मा या म्यू सिग्मा y अपॉन e, सिग्मा y अपॉन e। अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, यानी आयतन विकृति आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, इन तीनों को, इसको और इसको, इन तीनों को x डायरेक्शन में विकृति, y डायरेक्शन में विकृति और z डायरेक्शन में विकृति में तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आयतन विकृति हमें ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा आयतन विकृति है। आयतन विकृति इक्वल टू x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में तीनों के विकृति को जोड़ देंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं, इसको x y z एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y एप्सिलॉन z की वैल्यू पुट कर देते हैं और देख लेते हैं क्या यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो पुट करके देख लेते हैं।
अब साइलेंट v इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा x अपान म्यू सिग्मा y अपान ई माइनस म्यू सिग्मा z अपान ई सिग्मा z अपान ई। ठीक है, ये हो गया x डायरेक्शन में, प्लस y डायरेक्शन में देख लेते हैं, प्लस y डायरेक्शन में देख लेते हैं सिग्मा y अपान ई माइनस सिग्मा z अपान ई माइनस सिग्मा x अपान ई। ठीक है, प्लस अब यहां पर अब साइलेंट z की वैल्यू पुट कर देते हैं साइलेंट z, तो अब साइलेंट z की वैल्यू है सिग्मा z अपान ई माइनस म्यू सिग्मा x अपान ई माइनस सिग्मा y अपान ई। ठीक है, अब तीनों वैल्यूज को क्या कर देते हैं, ऐड करा देते हैं, क्योंकि सब प्लस लगा है। तो यहाँ पर जिन जिन पदों में जिन टर्म में म्यू है वहां पर म्यू कॉमन ले लेते हैं, और जिनमें म्यू नहीं है उनको एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो जिनमें म्यू नहीं है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, इसको क्या करते हैं ऊपर का रफ कर देते हैं। ठीक है, रफ करके यहीं पर पुट करते हैं वैल्यूज को। तो यहां पर जिन टर्म में म्यू नहीं है वो ये है और ये है और ये है। ठीक है, तो इनमें देख लेते हैं क्या कॉमन है, या ऐसे पहले लिख लेते हैं, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को लिख लेते हैं सिग्मा x अपान ई प्लस सिग्मा y अपान ई प्लस सिग्मा z अपान ई। ठीक है, तो यहाँ पर इतने टर्म को लिख लिया, इसको इसको और इसको। ठीक है, अब यहाँ इन सब में म्यू कॉमन है, ये एक तो ये दो, यानी 6 टर्म जिनमें म्यू मिल रहा है मुझे, तो माइनस का म्यू कॉमन ले लिए, अपान ई भी कॉमन है, ई सब में ई है, तो यहाँ पर म्यू अपान ई को क्या कर लिए कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है माइनस भी कॉमन ले लिए, म्यू अपान ई भी कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस या सिग्मा y बच रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिए, सिग्मा y बच रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है सिग्मा z बच रहा है, प्लस का सिग्मा z बच रहा है, प्लस का यहाँ पर भी माइनस म्यू अपान ई कॉमन लिए हैं तो सिग्मा z बच रहा है, तो प्लस का सिग्मा z बच रहा है, प्लस नेक्स्ट टर्म है सिग्मा y बच रहा है यहाँ पर, क्योंकि माइनस ई अपान माइनस म्यू अपान ई को कॉमन लिया है, तो क्या बच रहा है सिग्मा x, प्लस यहाँ पर देख लेते हैं सिग्मा x बच रहा है। ठीक है, अगले टर्म में क्या बच रहा है सिग्मा y बच रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म ये हैं जो कि म्यू वाले हैं। ठीक है, और यहाँ भी म्यू कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ भी म्यू को बाहर ले लेते, ई कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर ई कॉमन है, तो इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपान ई को कॉमन ले लिए। ठीक है, 1 अपान ई को कॉमन लिए, यहाँ बच रहा है सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z। ठीक है, यहाँ पर प्लस सिग्मा z माइनस का म्यू बच रहा है, म्यू बच रहा है, सिग्मा z दो बार है तो 2 सिग्मा z हो गया, और प्लस 2 सिग्मा y हो गया, सिग्मा y दो बार है, सिग्मा z दो बार है, सिग्मा x भी दो बार है, यानी कि 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच रहा है सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z प्लस सिग्मा z, यहाँ पर यानी सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z यहाँ और यहाँ दूसरे टर्म में दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे हम सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z इन टर्म को भी कॉमन लेते हैं, इस टर्म को भी इस टर्म में और इस टर्म को क्या करते हैं कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z क्या कर लिए कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है सिर्फ 1। ठीक है, इसमें क्या बच रहा है सिर्फ 1 बच रहा है, माइनस 2 म्यू। ठीक है, 2 म्यू यानी एप्सिलॉन v इक्वल टू क्या मुझे मिला सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z अपान e 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अपान e 1 माइनस 2 म्यू।
अगर यहाँ पर वैल्यू जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की है अगर मान लें कि बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर मान लेते हैं लेट अस अज्यूम जो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड है इनकी वैल्यू को हम मान लेते हैं इक्वल, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, ठीक है, ये सिग्मा के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा जेड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के जगह पर क्या पुट करेंगे, सिग्मा पुट करेंगे तो एप्सिलॉन v इक्वल टू आ जाएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यानी तीनों जगह पर सिग्मा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 सिग्मा अपॉन e 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू, यानी अभी तक यहाँ मुझे क्या मिला, एप्सिलॉन v इक्वल टू सिग्मा 3 सिग्मा अपॉन e 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, 1 माइनस 2 म्यू। अब और हमने क्या देखा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या देखा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी k इक्वल टू सॉरी बल्क मॉडुलस k इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पुट करें एप्सिलॉन v इक्वल टू, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एप्सिलॉन v को इधर भेज देते हैं, k को यहाँ भेज देते हैं, सिग्मा अपॉन k क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन k, यानी कि यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन v की जगह पुट कर सकते हैं सिग्मा अपॉन k, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से ये बल्क या बल्क मॉडुलस से, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, तो एप्सिलॉन v स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन k इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन e 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e और k को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो e इक्वल टू आ जाएगा 3k, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3k 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू e इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। क्या हमें मिला, हमें मिला e इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा, रिलेशनशिप याद करने वाले थे e के में, इसके बीच में रिलेशनशिप मिला हमें e और k के बीच में, e और k के बीच में हमें रिलेशनशिप मिला। यहाँ पर कैसे कहेंगे, यहाँ पर ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन e एंड k, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी आयतन स्थिरांक और यंग स्थिरांक के बीच में यहाँ पर संबंध मिला। यानी e और k के बीच में देखिए, अगर हम e और g के भी बीच में रिलेशनशिप देख लें तो यहाँ पर इसलिए k को भी e के जगह पे पुट करके k के बीच में भी मतलब प्राप्त कर लेंगे कि e g के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अभी तक हमने देखा e और k के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। ठीक है, E तथा K के बीच में रिलेशनशिप अभी हमने देख लिया, और E तथा G के बीच में नेक्स्ट देखने वाले हैं, ठीक है। E तथा K के बीच में रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर G आ जाएगा, यहाँ पर टर्म G यानी शेयर मॉडुलस यानी शेयर मॉडुलस या कर्तन स्थिरांक, ठीक है। शेयर मॉडुलस यानी G और E के बीच में रिलेशनशिप ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर फर्स्टली ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम, ठीक, जहां पर ये कोई फिक्स बॉडी है, ठीक है, ये फिक्स है। अगर इस पर फोर्स लगाते हैं, इसको
डिफॉर्म करना चाहें, इस पर फोर्स लगा के, कोई फोर्स लगा के F इसको हम डिफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर तो फिक्स है, ठीक है, तो ये डिफॉर्म होगा तो ऊपर कहीं कुछ पार्ट क्या होगा, खिसकना चाहेगा, ठीक है, यानी ऐसे करके देखें तो ऐसे कुछ ये इसमें विकृति आएगी कुछ, ठीक है, ऐसे ही कुछ विकृति आएगी इसमें, यानी यहाँ पर जितने एंगल में ये टिल्ट होगा या डिफॉर्म होगा उतने ही एंगल पे ये भी डिफॉर्म होगा, ठीक, यानी कि ये अगर है इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाए हैं, यहाँ नीचे फिक्स कर दिया, ठीक है, और यहाँ ऊपर पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे करके समथिंग ये थोड़ा ऐसे ये डिफॉर्म होगा, ठीक है, जितना ये दबेगा उतना ये पार्ट इधर दबेगा, ठीक, उतना ही पार्ट ये इधर दबेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक डायग्राम के द्वारा, जैसे ये बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी, तो यहाँ पर जब इसे फोर्स लगाया गया तो कुछ डिफॉर्मेशन आया इसमें, यानी ये कितना हो गया, सी डैश और ये डी डैश पर आ गया। जब फोर्स लगा दिया गया तो क्या हुआ, फोर्स लगाया गया तो रजिस्ट करेगा, लेकिन एक टाइम बाद उसमें डिफॉर्मेशन आ ही जाएगा। जब इसमें डिफॉर्मेशन आ गया, यानी कितना डिफॉर्मेशन हुआ, इतना ही, इतना डिफॉर्मेशन हुआ, यानी इतना विकृति आ गई, इतना विकृति आ गई कि ये लंबाई जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो ए और यानी ये पार्ट है जो अगर हम देखें तो अब अगर विकृति आने के बाद में, विकृति स्टार्टिंग में तो ये और ये डायगोनल यानी बी डी और इक्वल टू ए सी था, लेकिन डिफॉर्मेशन के बाद में ए सी सी डैश हो गया, जो सी पॉइंट था वो सी डैश हो गया, डी पॉइंट था वो डी डैश हो गया, यानी जब विकृति आ गई यानी डिफॉर्मेशन हो गया, तो जब जो ए सी था, ठीक है, जो ए सी था, AC था वो AC डैश के बराबर नहीं रहा, ठीक है। अब क्या हो गया है, जो AC डैश है वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया है, ठीक है। जो AC डैश हुआ यानी ये डायगोनल है ये बढ़ गया, ये डायगोनल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब लेकिन BD की बात करें, BD की बात करें तो BD की वैल्यू जो थी एज कंपेयर टू BD डैश, यानी ये डायगोनल या ये विकर्ण जो है ये क्या हो गया, घट गया। कैसे घट गया, यहाँ से देख सकते हैं कि जितना ये AC था ये, तो AC के डायरेक्शन में देखो उसके हिसाब से इसका यहाँ से अगर देखें तो ये इसका जो विकर्ण है वो बढ़ गया, और इसका विकर्ण पहले यहाँ था लेकिन अब कितना हो गया, इतना हो गया, यानी ये डी डैश हो गया। तो यानी कि विकर्ण जो था वो घट गया है, ठीक है, यानी विकर्ण था जो घट गया, ठीक है। ये मान लेते हैं 45 डिग्री था, ठीक है, ये 45 डिग्री था, और अब ये 5 डैश हो गया, 5 हो गया, और ये अब कितना है, ये 45 है, क्योंकि AC साइड इसको मान लेते हैं M पॉइंट मान लेते हैं, ये है जो M है, यानी अगर हम बात करें AC और AM बराबर है, तो यहाँ पर विकृति कितनी आई, C डैश M की विकृति आई, C डैश M का जो चेंजमेंट आया यानी लंबाई में वृद्धि होगी, कितनी, C डैश M, यानी विकर्ण में, इस विकर्ण में पहले वाले जो विकर्ण था बिना डिफॉर्मेशन के पहले, उसमें कितनी वृद्धि हुई, C डैश M की वृद्धि होगी, ठीक है। इस विकर्ण में, इस वाले विकर्ण में C डैश M की वृद्धि होगी जब ये यानी डिफॉर्मेशन आया, इसमें चेंजमेंट जब आया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं AC में विकृति कितनी हुई, यानी विकृति इन AC, यहाँ स्ट्रेन इन AC, स्ट्रेन इन AC, यानी AC में विकृति जो आई, चेंजमेंट इन AC अपॉन ओरिजिनल AC, जो ओरिजिनल पॉइंट है या EC डैश है, नहीं यहाँ पर
या इसे m देखें, c डैश m है, c डैश m यानी इतना ही चेंजमेंट आया है c डैश m का a और अपन ओरिजिनल कितना है am है, am ठीक है। जिससे पहले क्या लिखते थे ac लिखते थे, ac अपन यानी ये चेंजमेंट आया, ये विकृति आया ac में a और c डैश की बात करें, ac डैश की बात करें यानी इस ओरिजिनल के, तो इसमें विकृति कितनी आएगी c डैश m का, यानी इतनी लंबाई में बढ़ोतरी हुई, c डैश m की लंबाई में बढ़ोतरी हुई और ओरिजिनल कितनी थी AC था, AC बोले या AM बोले, क्या बोले AC बोले या AM बोले, ठीक है। AC और AM बता दिया था, यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे AC लिखें चाहे AM लिखें, ठीक है, AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर cos 45, ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये कितना है ये 40 कितना है 45 डिग्री का है, ठीक है। नहीं ये तो 90 डिग्री है, ये 45 का होगा। इसको अगर जूम करके देखें, इसको इस वाले पोर्शन को जूम करके देखें तो यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये है ये यही पोर्शन है, ठीक है। ये कितना है 45 और ये 90 डिग्री और ये भी है क्या 45, ठीक है। ये है 45, इसके C डैश C M, ठीक है, C डैश M, तो यहाँ पर यही है। तो इस अगर त्रिभुज को लेके चलें तो यहाँ पर cos 45 को कैलकुलेट करते हैं, cos 45 sin 45 इनको कैलकुलेट करने के लिए पुट करनी है आगे इनकी वैल्यू को, तो यहाँ पर होगा M या C डैश M, क्या होगा C डैश M अपॉन C डैश, ठीक है। कैसे होगा, अगर cos 45 तो cos 45 इक्वल टू क्या होता है आधार बटे cos 45 आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना होगा 45 का, बेस कितना होगा C डैश M यानी ये होगा और कर्ण कितना होगा ये होगा, ठीक है। आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, ठीक है, यानी C डैश M अपॉन C डैश, ठीक है, C डैश M अपॉन C डैश। तो cos 45 इक्वल टू होगा cos 45 इक्वल टू होगा C डैश M अपॉन C डैश, ठीक है। तो यहाँ पर C डैश की वैल्यू याद कर लेते हैं, cos 45 इक्वल टू होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 इंटू C डैश M, कितना C डैश M, यहाँ पर आएगा C डैश M, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें विकृति इन लॉन्गिट्यूडिनल, AC में देख लिया है विकृति कितनी होगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं AC यानी विकृति या चेंजमेंट, विकृति या स्ट्रेन इन AC, स्ट्रेन इन AC देख लिया यहाँ पर, ठीक है, कितना हुआ। उसके बाद में या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, चेंजमेंट इन AC यानी C डैश M अपॉन AC, तो AC की जगह पर CC यानी तो यहाँ पर C डैश की वैल्यू को C डैश M की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। C डैश M की वैल्यू को जब पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 5AC आ जाता है हमारा C डैश अपॉन √2 इंटू AC, ठीक है, इंटू AC। आप क्या करेंगे C डैश की जगह पर कुछ ऐसा रिलेशन याद करेंगे कि जिससे कि यहाँ पर हमको ये AC और BC में कुछ रिलेशन मिलता है, ठीक है, AC और BC में रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें sin 45, ठीक है, यहाँ पर इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में यानी APC में क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल 45 जो भी है तो sin 45 इसको तो देखेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा, यानी BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC यहाँ पर पुट किए, ठीक है, यानी फार्मूला लगाए और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। तो इसको टू BC अपॉन AC हो जाएगा, तो BC अपॉन AC, तो यहाँ पर हमको क्या करना है BC अपॉन AC, यानी अगर यहाँ पर हमको
यहाँ पर हमें बी सी और ए सी में रिलेशन मिल जाता तो यहाँ पर कुछ इजी हो पाता, ठीक है, इजी हो जाता। तो क्या करेंगे यहाँ पर साइन या 1045 या बात करें 10 की बात करें, यानी विकृति की बात करें, विकृति स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। टाइम 1045 इसको टू होगा 1045 सी डैश एम, ठीक है, सी डैश एम अपॉन सी डैश एम, यानी 10 यही 5 है ना, ये 5 है, 10 इक्वल टू सी डैश ए, यानी कि ये अपान बेस, ये बेस क्या है बीसी, बीसी में रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमको पता है कि जो विकृति हो रही है बहुत स्मॉल सी हो रही है, ठीक है, इसलिए 10 के बराबर ही होगा 5, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा सी डैश एम अपान बीसी, सी डैश एम अपान बीसी। तो यहाँ पर क्या करेंगे सी डैश एम अपान बीसी आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे सी डैश एम अपान बीसी, यानी एसी के जगह पर क्या करेंगे पुट कर देंगे वैल्यू को, एसी की जगह पर पुट करेंगे वैल्यू को, एसी की जगह पर बीसी, बीसी आ रहा है पर, हाँ ठीक है, तो बीसी रूट टू बीसी पुट करेंगे यहाँ पर, तो सी डैश या सी डैश अपान रूट टू बीसी, रूट टू बीसी, ठीक है, रूट टू बीसी आ गया यहाँ पर। यहाँ पर 1045 सी डैश हो गया है, यहाँ पर एम डी हो गया, एम डी भी होगी, ठीक है, सी डैश, क्योंकि ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू अपान ये वैल्यू है, तो सी डैश अपान बीसी, ठीक है, तो सी डैश अपान बीसी की जगह पर क्या पुट करेंगे अपन बीसी, तो हम रूट टू क्या हो जाएगा रूट टू 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, रूट टू को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 2 मिलेगा, ठीक है, 2 बीसी। अब एसी अपान बीसी की जगह पर यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं 5 पुट कर सकते हैं, कितना 5, ठीक है, तो 5 एसी स्ट्रेन इन एसी इक्वल टू क्या होगा 5/2 होगा, 5/2 यानी कि शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन इसको भी क्या देखा है हमने बल्क मॉडुलस टाउ इसको भी क्या देखा था जी अपान जी इसको भी क्या देखा था 5 शियर स्ट्रेस टाउ अपान जी, टाउ अपान 5, ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं 5 की पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा टाउ बाई जी हो जाएगा, टाउ बाई जी 2 टाइम्स, ठीक है, यानी 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स ये करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक्चुअल जो स्ट्रेन आ रही है, यानी कि अगर हम सीटी में देखें लीनियर मतलब स्ट्रेन जो आ रहा है विकृति हो रहा है सी और डी, सीटी पोर्शन में क्या हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है, जो स्ट्रेन आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से बीसी में भी तो अफेक्ट आ रहा है, तो बीसी में जो स्ट्रेन आ रहा है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोबारा क्या करते हैं अगेन क्या करते हैं दोबारा क्या करते हैं अगेन स्ट्रेन इन एसी, स्ट्रेन इन एसी, एसी में क्या करेंगे दोबारा विकृति याद कर रहे हैं, तो 5 AC इसको टू क्या होगा स्ट्रेन इन CD, यानी CD में विकृति यानी स्ट्रेन इन या विकृति इन इसमें CD पोर्शन में विकृति, इस पोर्शन में पॉजिटिव आएगा क्योंकि पोर्शन में लग रहा है तो ये बढ़ रहा होगा, लेकिन ये कंप्रेस हो रहा है ना BC पार्ट, तो BC में स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन कैसा आएगा निगेटिव आएगा, तो स्ट्रेन इन BC भी लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रेन इन BC, तो क्या होगा चेंजमेंट इन CD अपान ओरिजिनल CD, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा विकृति इन BC अपान ओरिजिनल BC, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू स्ट्रेन यानी टाउ बाई ई माइनस म्यू टाइम्स टाउ अपान ई, यहाँ पर निगेटिव इसलिए लगा रहे हैं कि ये कंप्रेशन यानी इसमें कुछ कमी होगी, यानी इस ये बढ़ेगा तो ये कुछ घटेगा कंप्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ इन एसी नहीं 5 इन एसी ऑलरेडी देख चुके हैं क्या आया है 1/2 टाउ बाई जी, 1/2 टाउ बाई जी, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस या टाउ बाई ई कॉमन ले लेते हैं,
टाउ अपॉन ई कॉमन लेते हैं, 1 माइनस म्यू आ रहा है, ठीक है, 1 माइनस म्यू आ रहा है, तो क्या होगा, टाउ से टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2g इक्वल टू ई 1 अपॉन ई 1 अपॉन 2g इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन ई 1 माइनस म्यू, ठीक है, 1 माइनस म्यू आ रहा है। लेकिन यहां पर विकृति कंप्रेशन में आ रहा है और इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आया है, 1 अपॉन 2g इक्वल टू 1 अपॉन ई 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 2g 1 प्लस म्यू इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ठीक। तो यहाँ पर हमें मिल गया ई तथा जी के बीच में संबंध। यहाँ पर लिखेंगे ई तथा रिलेशन बिटवीन ई एंड जी, रिलेशन बिटवीन ई एंड जी, ई तथा जी के बीच में संबंध। अब यहाँ पर हमने देख लिया ई तथा जी के बीच में संबंध देखा, अभी इससे पहले देखा था जी ई तथा के बीच में संबंध देख लिया था, ठीक है। तो ई और के बीच में संबंध देख लिया, ई तथा जी के बीच में संबंध देख लिया, तो हम क्या करेंगे, ई के जगह पर फुल पुट कर देंगे और ई जी के तीनों के बीच में संबंध देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले देखा था ई तथा के बीच में संबंध, ई इक्वल टू 3k 1 प्लस 2 म्यू, या 1 माइनस 2 म्यू था, ठीक, 1 माइनस क्या था, 1 माइनस 2 म्यू था, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू, ठीक। तो ई और के बीच में देख लिया था ये रिलेशन, ई और जी के बीच में देख लिया। अब ई के जगह पर पुट कर दो के की वैल्यू, ठीक है, ई के जगह पर के की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर रहे हैं 3k 1 प्लस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, इसको एक साइड कर देते हैं, 3k अपॉन 2g 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। ये ई के और जी के बीच में रिलेशनशिप हो गया, के तथा जी के बीच में रिलेशन, या डायरेक्टली लिख सकते हैं ई इक्वल टू 3kg, ई इक्वल टू 3kg 1 प्लस 2 म्यू, सॉरी 1 माइनस 2 म्यू, ऐसे लिखते हैं, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, या ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो ये एक दूसरे में रिलेशनशिप यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर ई के जी सब में रिलेशनशिप देख लिया, ठीक है। एक साथ देखना हो तो ई इक्वल टू 3kg, ई इक्वल टू 3kg नहीं 9kg, ई इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप आ गया। तो यहाँ पर हमें ये रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना ही रखना है, ठीक। इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक। तो ये रिलेशनशिप देख लिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा जो बिहेवियर ऑफ माइल्ड स्टील, या हम बोले उसको कि माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो है माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।